तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो लिपोडक्टिव साइकिल है। अब लिपोडक्टिव साइकिल का बेसिक हम लोग तो मतलब समझना है कि लिपोडक्टिव साइकिल होती क्या है। ठीक है। तो आप बेसिकली ये समझ सकते हैं लिपोडक्टिव मतलब लिपोडक्शन से रिलेटेड, साइकिल मतलब जो ऐसी चीज, ऐसा प्रोसेस जो जिस इनिशियल स्टेप में चालू हुआ था, अलग अलग फेजेस से होते हुए वो वापस उसी इनिशियल कंडीशन या उसी इनिशियल स्टेप पे आ जाए। तो लिपोडक्शन में क्या ऐसा कुछ चीज हो रही है जो अपने एक इनिशियल फॉर्म से चालू होते अलग अलग उसमें चेंजेस आ रहे हैं और वो फिर वापस से अपनी जगह आ जा रही है। तो ऐसी चीज हो रही है और वो चीज हम लोग बोलते हैं लिपोडक्टिव साइकिल। वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपोडक्टिव साइकिल। अब ये बात याद रखनी है कि ये जो लिपोडक्टिव साइकिल है ये फीमेल्स में होती है। ये किस में होती है? फीमेल्स में होती है। अभी फीमेल्स में क्यों होती है, समझने की बात है कि ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, आप इसे फीमेल में होने का एक सिंपल सा वो भी सोच सकते हो कि क्या होता है। आप बेसिकली समझे कि मेल जो है वो तो स्पर्म बना देगा बस, हाँ कि ना। मेल जो है वो स्पर्म बना देगा, फिर उसे इंसेमिनेट कर देगा, हाँ कि ना। यस सर। पर जो बाकी जितना डेवलपमेंट है, ओवम बनाना, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होना और फर्टिलाइजेशन के साथ साथ फिर इम्प्लांटेशन होना, फीटस का डेवलपमेंट होना, ये सब फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ये सब फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो जो फीमेल बॉडी का ये जो कंडीशन है, रिप्रोडक्टिव कंडीशन है, इसे वेल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, हाँ कि ना। इसे वेल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो क्या होता है जब प्यूबर्टी हिट होती है किसी फीमेल में, तो उसके अंदर उसके लिपोडक्टिव पार्ट में रेगुलर चेंजेस आने लगते हैं। पहले एक बार लिपोडक्टिव पार्ट क्या होता है, जब ओवम रिलीज होता है कि आगे फर्टिलाइजेशन होगी, इम्प्लांटेशन होगा और फीटस बनेगा, मतलब प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलता है कि मैं इस कंडीशन को मेंटेन करके क्यों रखूं, तो ये बहुत ज्यादा मेरे लिए वो कंडीशन है, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा मुझे वो रखना पड़ेगा, केयरफुल रखना पड़ेगा, प्लस मुझे इसमें बहुत ज्यादा हार्मोन का इनपुट चाहिए। मुझे इसमें बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स का इनपुट चाहिए, हाँ कि ना। ये सर, तो वो वापस से उस कंडीशन से निकल के अपनी वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, हाँ कि ना। ये सर, मतलब वो अपने एक इनिशियल फॉर्म से चालू हुआ और फिर वापस थोड़ा सा वो हुआ, चेंजेस लाया, प्रेगनेंसी हो जाएगी इस नाम से, पर नहीं हुई तो वो वापस आ गया, हाँ कि ना। यस सर। तो जो कंडीशंस मेंटेन रखने की जिम्मेदारी वो फीमेल्स की है, हाँ कि ना, फीमेल बॉडी की है, हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। तो ये किस में होगा? ये ऑब्वियस सी बात है, फीमेल में होगा। तो अब लिपोडक्टिव साइकिल होती क्या है, ये समझने की बात है। लिपोडक्टिव साइकिल होती है तो बेसिकली आप बोल सकते हो साइक्लिकल चेंजेस। ये क्या है? साइक्लिकल चेंजेस, हाँ कि ना। साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस, हाँ कि ना। ये क्या है? बेसिकली साइक्लिक चेंजेस है जो किस में हो रहा है? एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है। आप बोल सकते हो यूटलस और ओवलीस में हो रहा है। किस में हो रहा है? यूटलस एंड ओवलीस में हो रहा है, हाँ कि ना। किस में हो रहा है? यूटलस एंड ओवलीस में हो रहा है एक फीमेल के, हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। अब एक बात समझनी है, ये जो अभी मैं पॉइंट बताऊंगा ये थोड़ा सा इवोल्यूशन से भी रिलेटेड है और ये थोड़ा सा यहाँ से भी रिलेटेड है, पर ये जो पॉइंट है ये इवोल्यूशन में बताया जाता है। पर मैं सोचता हूँ इसे यहाँ बताया जाए। तो लिपोडक्टिव साइकिल जो है वो दो प्रकार की होती हैं। वो दो प्रकार की होती है, हाँ कि ना। ये सर, एक होती है ईस्टलस साइकिल, एक क्या होती है? ईस्टलस साइकिल। एक क्या होती है? ईस्टलस साइकिल, हाँ कि ना। एक होती है ईस्टस साइकिल और एक क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ कि ना। एक क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमंस में होती है, मतलब कि ये जिस कहते ये ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमंस में होती है, ये मैमल्स की आप बोल सकते हो जो ह्यूमंस के बहुत ज्यादा क्लोज एंसेस्टर है इवोल्यूशन के हिसाब से, उनमें होती है। तो आप बोल सकते हो वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किसमें होती है? ये आप बोल सकते हो उनमें होती है, किसमें? ओल्ड वर्ल्ड मंकी में। असल में क्या हुआ, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी क्या होता है। ओल्ड वर्ल्ड है ये, WORLD, वर्ल्ड मंकी, हाँ कि ना। और न्यू वर्ल्ड मंकी, ये नहीं समझना है ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड से थी, न्यू वर्ल्ड वाले ज्यादा एडवांस है, ओल्ड वर्ल्ड वाले कम एडवांस है। सिर्फ नाम दे दिया गया है उन्हें, हाँ कि ना। ये सर, तो ईस्टर साइकिल जो है वो न्यू वर्ल्ड मंकी में होती है और जो बता देते हैं
और मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमंस में होती है। इसका मतलब जो ह्यूमन है वो क्या है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। ह्यूमन क्या है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया, हाँ कि ना। यस सर। अब ये समझना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में हो रही है, प्लाइमेस के फीमेल्स में हो रही है जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है। हाँ कि ना, प्लाइमेस में प्लाइमेस के जो फीमेल के जो वो प्लाइमेस का वो भाग जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है उनमें हो रही है। हाँ कि ना। यस सर। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें होता क्या है, बेसिकली बात समझनी है। क्या होता है, एक ओवरव्यू लेते हैं फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। मान लो ये है ओवली, ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है फेलोपियन ट्यूब। हाँ कि ना। यस सर, ये है फेलोपियन ट्यूब। सिंपल सी बात है, ये है सर्विक्स और ये वजाइना। हाँ कि ना। यस सर, ये हुआ यूटस, ये हुआ फेलोपियन ट्यूब, और ये फेलोपियन ट्यूब, ये हुआ फेलोपियन ट्यूब, और ये हुआ अपनी ओवली। ठीक है। अब क्या होगा, बेसिकली समझने की बात है। क्या हुआ, गोनाडोट्रोपिन आए, एफएसएच आए, एलएच आए। हाँ कि ना। यस सर। अब एफएसएच और एलएच यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनता है और जो निकल जाता है फेलोपियन ट्यूब में चल देता है। अब ओवली एफएसएच और एलएच के उसके इन्फ्लुएंस के अंदर क्या रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन रिलीज करने लग जाती है। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन क्या करने लगती है, रिलीज करने लगती है। अब जब ओवली जो है वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज करती है तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है, ये जो यूटलस है इसकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिन है उसे थिक करवा देता है, उसे ज्यादा वेस्क्यूलर करवा देता है। अब थिक या ज्यादा वेस्क्यूलर क्यों करवाता है, उसमें ब्लड वेसल की अमाउंट बढ़वा देता है, उसे अच्छा मोटा ताजा करवा देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब जाइगोट बनेगा और वो एम्ब्रियो बनते जब इम्प्लांट होने आएगा तो वो ये एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होगा, और बच्चे का डेवलपमेंट इस एंडोमेट्रियम से चिपक के ही होगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये सर, बच्चे का डेवलपमेंट इस एंडोमेट्रियम से चिपक के ही होगा। सिंपल सी बात है। तो ये जो लेता है ये नॉर्मल कंडीशन में वो उतना प्रोफिलेट नहीं लेता। उसमें और ज्यादा कौन बढ़वा देता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन उसमें और ज्यादा वेसल्स की डेंसिटी बढ़वा देता है, मतलब ब्लड वेसल्स की डेंसिटी बढ़वा देता है। क्योंकि इम्प्लांटेशन होगा, अगर बच्चा डेवलप करता है तो उसे अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। हाँ कि ना। तो इसमें ब्लड वेसल्स वेसल्स सबका जो वो है अमाउंट वो सब बढ़वा देता है। अब क्या होता है यहाँ पे, एम्प्यूलर लीजन में ओवम आ तो गया, यानी सेकेंडरी oocyte आ तो गया पर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, अब कॉर्पस लूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा था वो क्या होता है, बंद हो जाता है। वो क्या होता है, बंद, डीजेनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घट जाती है। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बंद नहीं होती, घट जाती है। हाँ कि ना। यस सर। अब क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो मेंटेन करके रख रहा था, उसे अच्छा मोटा ताजा करके रख रहा था, अगर वही हार्मोन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो अच्छे से मेंटेन करके रखना, इसका सिग्नल ही नहीं मिलेगा। उसका मात्रा इनफ नहीं रहेगा प्रोजेस्टेरॉन था, तो वो सिग्नल नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगी, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये टूट जाएगी। हाँ कि ना। और ये यहाँ सर्विक्स से होते हुए वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगी। हाँ कि ना। यस सर। इसी तो बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में। हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। ये वंस अ मंथ एक लिपोडक्टिव फीमेल में आती है। वंस अ मंथ एक लिपोडक्टिवली एक्टिव फीमेल, या लिपोडक्टिवली एक्टिव नहीं, लिपोडक्टिवली मच्योर। एक्टिव मतलब कि वो रिप्रोड्यूस करना चालू कर दिए, लिपोडक्शन से एक्ट में आ गई है, आप बोल सकते हो लिपोडक्टिवली मच्योर फीमेल में होती है। हाँ कि ना। यस सर। ये लिपोडक्टिवली मच्योर फीमेल में होती है। अब लिपोडक्टिवली मच्योर फीमेल का मतलब क्या होता है, लिपोडक्टिवली मच्योर फीमेल का मतलब क्या होता है, ऐसी फीमेल, नाली ऐसी नाली ताकतें हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो कहलाती है लिपोडक्टिवली एक्टिव फीमेल। हाँ कि ना। यस सर। तो ये वंस अ मंथ आती है, हर महीने में एक बार आती है। हाँ कि ना। यस सर। तो ये चेंजेस इसमें आते हैं, यही है, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें क्या होता है, जब ओव्यूलेशन हुआ उसमें डेवलपमेंट हुआ, फिर वो ब्लेक वो जो एंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेट हुआ, फिर वो टूटा, ये सब अलग अलग फेजेस हो जाते हैं, इसमें अलग अलग फेजेस हो जाते हैं कि कैसे कौन सी डेवलपमेंट टेक प्लेस ले रही है। हाँ कि ना।
यस सर, इसमें अलग-अलग पेजेस हो जाते हैं, हाँ कि ना? यस सर, तो इसमें 4 पेजेस हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 पेजेस हो जाते हैं जो हम लोग तो पढ़ने हैं, हम लोग तो 4 पेजेस पढ़ने हैं। तो ये कितने पेजेस में होता है? ये 4 पेजेस में होता है, ये बात समझिएगा। अब ये 4 पेजेस हैं क्या? ये हम लोग तो समझना है। तो पहला पेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। हम लोग चालू किससे करेंगे? मतलब अब ये एक असल में साइक्लिक इवेंट है, तो अब एक सर्कल के किसी भी एंड से चालू करें और वापस उसी पॉइंट पे आएंगे। तो मैं चालू करूंगा मेंस्ट्रुअल फेज से, जहाँ पे एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। हाँ कि ना, जहाँ पे एक्चुअल में जो ब्लीडिंग है, असल में ये जो बाहर आ रहा है, ये है क्या? ये बहुत ही ताकतें हैं, जब स्किन है यहाँ की, और बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का डिपोजिशन था, तो बहुत ज्यादा ब्लड, तो बहुत ज्यादा ब्लड यहाँ से निकलता है। पेनफुल भी होता है, इसमें जो पेन होता है उसे क्लैम्प्स भी बोलते हैं, हाँ कि ना? ये सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है बेसिकली, आप समझ सकते हैं कि बेसिकली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब ब्लीडिंग होती है, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल जो प्रोलिफरेट की रहती है, ग्लोट की रहती है एक्स्ट्रा, वो सब टूट के स्किन के साथ ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ जाती है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बस दे रहा हूँ मेरी बहनों को, कि जो पहले लोग एक्सेस पहले देखते थे कि और नारियां जो हैं, जो घर की महिलाएं हैं, वो बैठ के पोछा लगाती थी। अब ऐसा क्यों था? इसके पीछे इसी का तो वो था, मतलब कि जब आप बैठ के पोछा लगाते हो ना, तो आपकी पेल्विक जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो जो ये बैठ के पोछा लगाने वाला जो कंसेप्ट था ना, वो इसी चीज के लिए था कि यहाँ पे जो पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, हाँ कि ना? तो वो जब आप प्रेगनेंसी के दौरान हो, तो क्या होता है, आजकल देखा जाता है कि भारत की वो उतना ज्यादा वो नहीं होता, यहाँ की पेल्विक मसल पहले के लोगों की ज्यादा स्ट्रांग होती थी, तो उन वो दर्द आसानी से झेल भी जाते थे। आजकल वो उतना डेवलप नहीं हुआ रहता, इसलिए थोड़ा सा दर्द ज्यादा होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक स्टडी है, सिंपल सी बात है यार, समझने की जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अब आते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में, जहाँ पे एक्चुअल में ब्लीडिंग होती है। फिर मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है कौन सा फेज? जहाँ पे क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब जो हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ ग्लैपियन फॉलिकल जो पढ़ा, वो इस फॉलिकुलर फेज में होता है, वो इस फॉलिकुलर फेज में होता है। अब फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फॉलिक्यूलर फेज के एंड में क्या होता था? ओव्यूलेशन होता था। क्या होता था? ओव्यूलेशन होता था, हाँ कि ना? ये सर। अब जब ओव्यूलेशन होता है तो क्या बनता है? एक तो सेकेंडरी oocyte ही निकलता है और बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन जो है वो डेवलपमेंट करवाता है, वो क्या करवाता है? डेवलपमेंट करवाता है, हाँ कि ना? ये सर, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, ये क्या करवाता है? डेवलपमेंट करवाता है, हाँ कि ना? यस सर। या आप बोल सकते हो कि वो मेंटेन करते लगता है, हाँ कि ना? यस सर। तो इस बेस में कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, इसीलिए इसे ल्यूटियल फेस बोल देते हैं, हाँ कि ना? तो इसमें कॉर्पस ल्यूटियम अपना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा रहता है। फिर इसके बाद क्या आता है? वापस से मेंस्ट्रुअल फेज चालू होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये ल्यूटियल फेज के बाद मेंटेन होता है, हाँ कि ना? पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब ये बात याद रखनी, मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। नॉर्मल प्रेगनेंसी में, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगी जब ये बता देते हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब बेसिकली मान सकते हो कि ये जो साइकिल है ये हर 1 महीने में रिपीट होती है। तो अगर तो जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 1 महीने के दौरान होती है, पर किसी में क्या होता है 1 महीने के दौरान होती है, मतलब जो एक मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग से दूसरे मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के बीच में कितने का गैप लेता है? 1 महीने का गैप लेता है। अब 1 महीना 31 दिन का होता है, 28 दिन का भी होता है और 30 दिन का भी होता है। तो लोगों में अलग रहते हैं, लोगों में 25 दिन में हो जाते हैं, लड़कियों में कई बार लड़कियों में तो 30 दिन में होते हैं, कई बार 32 दिन में होते हैं। तो एक एवरेज ले लिया जाता है कि 28 डेज में ये रिपीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ कि ना? यस सर। अब 28 डेज में रिपीट होता है, मतलब एक मेंस्ट्रुअल फेज से दूसरे मेंस्ट्रुअल फेज के बीच में 28 दिन का गैप लेता है, एक फॉलिकुलर फेज से दूसरे फॉलिकुलर फेज के बीच में 28 दिन का गैप लेता है,
एक ओव्यूलेटरी फेज से दूसरे ओव्यूलेटरी फेज के बीच में 28 दिन तक गैप लेता है। एक ल्यूटियर फेज से दूसरे ल्यूटियर फेज में 28 दिन तक गैप लेता है। बस इतनी सी बात समझनी है। मतलब कि ये जो 28 दिन है इसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती तो रहती है, पर इनके जो एक फेज वापस कब आता है उससे गिन लिया जाता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर कब होती है और दूसरी बिगिन कब होती है। कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल करीब करीब 28 दिन की होती है। समझना है? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो ह्यूमन्स फीमेल में ये जनरली 28 दिन की भी हो सकती है और 29 दिन की भी हो सकती है। ये जो 28 दिन की भी हो सकती है और 29 दिन की भी हो सकती है। हाँ कि ना? अब इसमें जो फेजेस हैं, पहला फेज की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज? मेंस्ट्रुअल फेज ये समझने की बात है। क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज समझने की बात है। अब मेंस्ट्रुअल फेज में बेसिकली होता क्या है ये समझना है इन लोग को। मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है, जो एंडोमेट्रियम है, जो अंडा की एंडोमेट्रियम है, यूट्रस थी, वो क्या होती है, वो क्या होती है जो पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल में मोटी ताजी चौली हुई थी ना, यानी उसमें अच्छा खासा मांस का डिपोजिशन हुआ था, उसमें ब्लड वेसल का सप्लाई बना था। मतलब वो बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ के लिए, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है प्लोलीफिलेशन। वो कौन सा होता है? प्लोलीफिलेशन। कौन सा टर्म यूज किया जाता है? प्लोलीफिलेशन। हाँ कि ना? अरे, प्लोलीफरेशन शब्द यहाँ पे एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। प्लोलीफिलेशन शब्द यहाँ पे यूज किया जाता है। अब एक बात समझनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियम प्लोलीफिलेट हुई थी उसमें जो ग्रोथ आया था, हाँ कि ना, वो यहाँ पे सेड ऑफ होती है, वो यहाँ पे सेड ऑफ होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज मतलब जो उसमें ब्लड कैपिलरीज की मात्रा, ब्लड वेसल्स की मात्रा जो बढ़ी थी, वो ब्लड वेसल टूटती है, इसकी जो लाइनिंग्स लेती हैं वो टूटती हैं पूरी, वहां से स्किन भी टूटती है और बाहर सर्विक्स और वेजाइना मतलब बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आती है। हाँ कि ना? इसी को ब्लीडिंग बोला जाता है, इसी को पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बोला जाता है। हाँ कि ना? यस सर। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम तो स्किन है। अब उसमें जो ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स भी तो होती हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स के साथ मिलके, ब्लड वेसल्स की ब्लड के साथ मिलके ये एंडोमेट्रियम एक्सपेल आउट होती है थ्रू वेजाइना। हाँ कि ना? तो इसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, इसमें सिर्फ ब्लड है, इसमें आपकी इनर लाइनिंग भी होती है, इसमें आपकी इनर लाइनिंग भी होती है एंडोमेट्रियम की। और इसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोला जा सकता है या मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं, इसे मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं या बता देते हैं पीरियड्स बोल सकते हो आप, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोल सकते हो। हाँ कि ना? दूसरी बात, इसे और क्या बोल सकते हो? इसे आप जैसे हिंदी में बोलते हैं महीना होना। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब ये अलाउंस कितने दिन की रहती है? तो कुछ दिन में 7 दिन भी खिंचा जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्लोलीफिलेशन कैसे हुआ है, आपकी ब्लीडिंग कैसे हुई है। हाँ कि ना? यस सर। तो 3 से 5 दिन में आपकी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो जाती है, आपकी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो जाती है। अब ये बात याद रखना है, यानी 3 से 5 दिन में आपकी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग चलती है। अब ये बात याद रखना है कि इसमें ब्लड लॉस हो रहा है तो कितना ब्लड लॉस हो रहा है? 20 से 25 ml के अराउंड जो है आपका ब्लड लॉस हो जाता है। मतलब टोटल 20 से 25 ml ब्लड लॉस हो जाता है। हाँ कि ना? यानी डेली 20 से 25 ml ब्लड लॉस होता है। तो टोटल कितना लॉस होता है, मतलब कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना लॉस होता है? तो किसी दिन थोड़ा ज्यादा, किसी दिन थोड़ा कम लॉस होने के बाद एप्लॉक्स वैल्यू क्या आती है? 40 से 50 ml, 40 से 80 ml आता है। 40 से 80 ml पर साइकिल आता है। मतलब वेरिएशन कर सकते हैं आपका एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कितनी हुई है, वो ब्रेक डाउन कितनी हुई, सेट कितनी हुई, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। इस बात के ऊपर ये डिपेंड करता है। हाँ कि ना? यस सर। अब ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो क्यों रही है, ये बात समझनी है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो क्यों रही है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो क्यों रही है? अब मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में डिक्रीज होने के नाम से। ये नहीं कि प्रोजेस्टेरॉन बनना ही कम हो जाता है,
मैंने बोला प्रोजेस्टेरॉन के जो लेवल्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन जितना बनना चाहिए उससे कम बनता है। अब ऐसा क्यों? तो दी प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, तो प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। प्रोजेस्टेरॉन था, यहाँ पे अब तो एक नया नाम पता चला जिसका नाम है प्रेगनेंसी हार्मोन, हाँ कि ना? यस सर। तो इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम आता है। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम आता है। अब ये प्रेगनेंसी तो कैसे मेंटेन कर लेगा? प्रेगनेंसी होती क्या है? जब आप में इम्प्लांटेशन हो गया हो और फिर आप में बताते थे बेबी की डेवलपमेंट, तो किसी फीमेल में, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो प्रेगनेंसी है बताते हैं, ये जो प्रेगनेंसी होती है इसे मेंटेन करने के ये होइल है, इम्प्लांटेशन होइल है, फीटस का डेवलपमेंट होते रहे, तो एंडोमेट्रियम तो अच्छा खासा मेंटेन रहना पड़ता है। और एंडोमेट्रियम तो मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है, हाँ कि ना? इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर आप देखेंगे कि ये पॉइंट आगे बताने वाला था, पर यहीं पे अगर मैंने ये प्रेगनेंसी हार्मोन वाला बता दिया है तो ठीक है। तो आजकल जो लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, खान पान ऐसा हो गया है कि जो फीमेल्स में प्रेगनेंसी हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है कई बार ना। तो क्या होता है आजकल डॉक्टर है ना, अगर आप में इनिशियल स्टेज में ही प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन फ्लक्चुएट होता, हल्का सा भी डॉक्टर तो साइन मिलता है ना, तो डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट असाइन कर देता है, हाँ कि ना? ये सर। फिर आप उस से लेते लेते वो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं जो आपके एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, आपका प्रेगनेंसी नहीं होने देता, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यानी प्रेगनेंसी हो मेंटेन रहने देता है, प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू खराब होने से बचा लेता है, हाँ कि ना? अगर आप में फ्लक्चुएट भी होती है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि एकदम मस्त, जैसे पहले की दादी अम्मा लोग बोलते हैं ना, दादी जी लोग की देसी घी खाओ ताकि प्रेगनेंसी के दौरान वो सब ना हो, तो वो अभी से तलाय कीजिए। वो बोल रहे हैं इसका मतलब वो नहीं है कि वो बता देते हैं आपकी तरह ग्रेजुएट नहीं हुए या आपकी तरह 12 पास नहीं है, बता देते हैं आप 12 देने जा रहे हो, आप 12 का पढ़ रहे हो, आप जितने पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें कुछ नहीं पता। एक चीज याद रखना, दुनिया में जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि कई बार एक्सपीरियंस बीट कर जाता है आपके टैलेंट को, आपकी सोच को, आपके हार्डवर्क को। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस खुद हार्डवर्क की तालन आता है, तो वो किसी और का एक्सपीरियंस आपके हार्डवर्क को बीट कर जाएगा। समझ में आया? तो उन्हें है तो अब खाने में, और क्या खाना खाते हैं आप, ये चीज मुझे बोलनी नहीं चाहिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहनों की तरह मानता हूँ आप सभी को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोलना कि आप जो ये मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, ये सब खाते हैं, ये सब नुकसानदायक है, हाँ कि ना? यस सर। या जैसे आजकल लड़कियों में वेस्टर्न कल्चर बोलती हैं कि हम फ्रीडम है हमें। ठीक है, मैं तो लड़कों को भी बोलता हूँ कि सिगरेट, स्मोकिंग ये सब नहीं करना चाहिए, ना ही वेप करना चाहिए, ना ही ये सब गंदी आदतों से दूर रहना, वो डिलिंकिंग करनी चाहिए, ये तो मैं मेल्स को भी बोलता हूँ, हाँ कि ना? यस सर। तो आप देखेंगे कि जो ये है जहाँ जिस आप सर्च करना, जिस कंट्री में आपको वो अल्कोहल की कंजप्शन रेट ज़्यादा मिलती है ना, वहाँ की फर्टिलिटी रेट कम मिलती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल मेल्स में इफ़ेक्ट नहीं करता हो, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम कर लें तो आपका मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ कि ना? 0.01% मान सकते हैं, मानने के लिए। पर वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल फीमेल कंज़्यूम करती है, तो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अफेक्ट होने के चांसेस नियर टू 50% है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप एक फ्रीडम के लिए क्या अपनी बॉडी से चीज़ें शेयर करेंगे। मैं नहीं जानता कि इंस्टाग्राम में कौन क्या यानी ऑनलाइन सोशल मीडिया में कौन आपको क्या पत्ती पढ़ा रहे हैं। मैं बस जो एक्चुअल चीज़ है, वो बस आपके सामने परोस के रख दिया हूँ। हाँ कि ना? यस सर। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक में। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखें। सिर्फ़ अब तो शौक और फ्रीडम, क्या अल्कोहल पीना, सिगरेट कंज़्यूम करना, क्या यही फ्रीडम है? क्या अच्छे से पढ़ाई करते, अपना बेस्ट देते, कुछ भला कर जाना फ्रीडम नहीं है? क्या कुछ लिमिट्स में रहते, हम सोशल बीइंग हैं, तो बोथ बॉयज़ और मेल्स को कुछ लिमिट में रहते, क्या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना फ्रीडम नहीं है? फ्रीडम जो है उसकी एक बाउंड्री होती है, और जो वोकिज़्म है, वेस्टर्न वोकिज़्म, वो उस बाउंड्री को तोड़ जाता है। हाँ कि ना? यस सर। तो इससे बचें, इससे बचें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
मैं देखता हूँ तो एक वो आता है कि यार टीचर लोग तो समझाना चाहिए। टीचर लोग भी असल में बचते हैं तो कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो समझना नहीं चाहते और वो फेंक देंगे, बेमतलब नेगेटिविटी फैलेगी। हाँ कि ना? और कुछ टीचर्स भी वैसी हैं। हालाँकि कुछ टीचर्स भी वैसी हैं तो वो खुद अपने उन सब आदतों में पले हुए हैं तो क्यों बोलेंगे। तो बचें, अपनी बॉडी को बचाएँ। हाँ कि ना? फ्रीडम के चलते आप वो ना करें, अपनी बॉडी को नुकसान ना करें, ठीक है? और थोड़ा-सा सोचें, ठीक है? तो वापस आते हैं, तो क्या होता है कि अब ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब दिमाग में एक आता है, हम लोग क्लास 11 में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले पार्ट में पढ़ते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। कर लो तो पता चलता है जब भी ब्लड वेसल्स की टिश्यूज़ में टीएल-वीएल होता है, टीएल आती है, इंजरी आती है, तो ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो यहाँ पे भी जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम जो है उसमें भी तो ब्लड वेसल्स है, उसकी भी तो ब्लड वेसल्स टूट रही है। तो क्या यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए? तो आंसर है नहीं होती, यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होती, यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होती, हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होती, हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो यूटेलाइन के सिक्रीशन से यूटरस में जो थोड़े बहुत ग्लैंडुलर सेल्स हैं, वो क्या सिक्रीट कर देते हैं? वो फिब्रिनोलाइसिन सिक्रीट कर देते हैं। फिब्रिनोलाइसिन सिक्रीट कर देते हैं और क्लोटिन में पता है जो फिब्रिन है, वो एक्चुअल में क्लोटिन में वो नेटवर्क बनाता है। तो ये जो फिब्रिनोलाइसिन है, उस फिब्रिन को ही खत्म कर देते हैं, उस फिब्रिन को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात समझनी है कि अब क्या हुआ कि पूरा सेट ऑफ हो गया एंडोमेट्रियम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेज। अब क्या होगा? अब होगा बेसिकली, अब जो फेस आएगा उसका नाम है क्या? उसका नाम क्या है? फॉलिकुलर फेस। उसका नाम क्या है? फॉलिकुलर फेस, हाँ कि ना? यस सर, इसका नाम क्या है? फॉलिकुलर फेस। अब इसके बहुत से नाम है, इसके बहुत से नाम है, वो हम लोग समझते जाएंगे एक एक पॉइंट की क्यों वो सब नाम पड़े और यहीं बगल में लिखते जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात समझनी है, इससे बहुत से नाम है, दूसरी बात फॉलिकुलर फेस है क्या? अब क्या होता है कि बैक टू स्क्वायर वन है, यूटेलाइन और ओवली में जितनी भी चीजें हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे जो फीमेल्स में एंटीरियर पिट्यूटरी से जो गोनेडोट्रोपिन निकलते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, क्या होता है? ये इनका इंक्रीज यहाँ पे बढ़ जाता है, हाँ कि ना? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग में किसका अमाउंट बढ़ जाता है? जीएनआरएच का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर देती है? एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर देती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीज कर देती है। गोनेडोट्रोपिन रिलीज कर देती है। गोनेडोट्रोपिन रिलीज कर देती है मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीज कर देती है मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीज कर देती है मतलब एफएसएच। एफएसएच और क्या रिलीज कर देती है? एफएसएच और एलएच। क्या रिलीज कर देती है? एफएसएच और एलएच, हाँ कि ना? यस सर। अब जब एफएसएच और एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं तो ये किस पे काम करते हैं? ये काम करते हैं ऑन ओवली, ये काम करते हैं ऑन ओवली, हाँ कि ना? अब जब ओवली के जो हॉर्मोन्स है, ओवली के जो हॉर्मोन्स है वो निकलते हैं। ओवली कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल, जैसे आपकी ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो एडोलेसेंस में चेंजेस आते हैं, थाइस का कर्व होना हल्का बता देते हैं, तो फिर आपका बता देते हैं ब्लेस्ट का साइज बनना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना पूरा, फिर आपका बता देते हैं वो होना क्या, वॉइस में थोड़ा सा वो आना, मतलब कि अ, पतली होना वॉइस, फिर आपका बता देते हैं जो प्यूबिक एरिया अंडर आर्म्स में वो आना, बता थे हेयर आना, ये सब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हम फीमेल में ये सब करवाते हैं। अब ये तो अलग बात हो गई, पर जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है ये किसके ऊपर काम करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन और जो ये ईस्ट्रोजन निकलते हैं ये किसके ऊपर काम करते हैं? ये काम करते हैं यूटेरस के ऊपर, ये काम करते हैं यूटेरस के ऊपर, हाँ कि ना? यस सर। तो अब एक बात याद रखनी है कि जो हाइपोथैलेमस से निकला है हार्मोन वो किस पे काम कर रहा है? वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम कर रहा है, यानी पिट्यूटरी पे काम कर रहा है। जो पिट्यूटरी से निकला है वो कहाँ काम कर रहा है? वो ओवली पे काम कर रहा है। वो कभी भी यूटेरस पे काम नहीं कर रहा है, वो किस पे काम कर रहा है? ओवली पे काम कर रहा है। और जो हार्मोन ओवली से निकल रहा है वो यूटेरस पे काम कर रहा है। तब बस ये चीज याद रख लेंगे कि एंटीरियर से जो निकलेगा यानी पिट्यूटरी से निकलेगा वो आपके गोनेट्स में
काम करेगा और जो गोनेड से निकलेंगे वो बाकी आपके लिपोडक्टिव स्ट्रक्चर में काम करेंगे। तो आप मेल लिपोडक्टिव सिस्टम और फीमेल लिपोडक्टिव सिस्टम कभी भी उसमें हार्मोन्स किसके ऊपर एक्ट कर ले ये नहीं भूलेंगे। मेल में भी यही होता है कि पिट्यूटरी से निकला हुआ गोनेड्स मतलब टेस्टिस के ऊपर काम करते हैं और टेस्टिस से निकला हुआ एक्चुअल में आपका लिपोडक्टिव सिस्टम में काम करता है। वही यहाँ पे हो रहा है कि जो पिट्यूटरी से निकला है वो ओवली पे काम कर रहा है और ओवली से जो हार्मोन निकले हैं वो यूट्रस पे काम कर रहे हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? तो अब जो एफएसएच निकलता है उसके कारण क्या होता है, ग्लैपियन फॉलिकल की जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ग्लैपियन फॉलिकल की डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है। हाँ कि ना? इसीलिए इसका नाम पड़ा है फॉलिकुलर फेज, क्योंकि यहाँ पे जो फॉलिकल है, जो हम लोग तो पता है फॉलिकल क्या होते हैं, वो जो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल वाला जो हम लोग ने पूरा एक क्लास लेते पढ़ा इतने अच्छे से, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे चालू होती है। इसीलिए इसका नाम फॉलिक्यूलर फेज है। इसका नाम क्या है? फॉलिक्यूलर फेज है। हाँ कि ना? अब जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होना चालू होते हैं तो जो ग्लैन्युलोसा सेल्स हैं, जो उसकी ग्लैन्युलोसा सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, वो क्या सिक्रीट करती हैं, वो सिक्रीट करती हैं आपका ईस्ट्रोजन। वो क्या बनाती है आपका ईस्ट्रोजन बनाती है। हाँ कि ना? यस सर। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, मैंने क्या बोला, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम तो मेंटेन करते रखता है, पर ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम में जो वो पतली हो गई है पहले जैसी नॉर्मल कंडीशन में आ गई है, पर उसे ग्लोट करवाना है ताकि उसमें इम्प्लांटेशन हो पाए। तो जैसे ही ग्लैन्युलोसा सेल फॉलिकुलर डेवलपमेंट के अंदर चालू होते हैं, ईस्ट्रोजन बनाते हैं, तो ये क्या करवाते हैं, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, या आप बोल सकते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कहलाते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ईस्ट्रोजन क्या मेंटेन करते रखा है एंडोमेट्रियम, तो आंसर है नहीं, उसका क्या करवा रहे, प्रोलिफरेशन। फिर वहीं अगर मैं पूछूं प्रोजेस्टेरॉन प्रोलिफरेशन करवा रहा है या मेंटेनेंस, तो आंसर है मेंटेनेंस। हाँ कि ना? तो मैं ये जो बीच बीच में क्वेश्चन बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली पूछे जाते हैं बहुत से टेस्ट में। अब ये बात याद रखनी है कि ये जो प्रोलिफरेशन करवा रहा है किसकी, एंडोमेट्रियम की, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इसीलिए ये जो फॉलिक्यूलर फेस है, ये जो फॉलिक्यूलर फेस है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोलिफरेटरी फेस या प्रोलिफरेटिव फेस। हाँ कि ना? इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव फेस। हाँ कि ना? मतलब यहाँ पे जो प्रोलिफरेशन होता है, ग्रोथ होता है किसका, एंडोमेट्रियम का। हाँ कि ना? यस सर, किसका, एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होता है। अब इसका एक और नाम बचा वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है? अब वो नाम भी समझ में आ जाएगा। अब ये बताओ क्या ये ओव्यूलेटरी फेज ओव्यूलेशन से पहले होने वाला फेज है, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या मैं इसे प्री ओव्यूलेटरी फेज बोल सकता हूँ? यस सर बोल सकता हूँ। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज से आने वाला से पहले आने वाला फेज, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्री ओव्यूलेटरी फेज। हाँ कि ना? तो इसके जो तीन नाम थे वो हो गए। हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात समझनी है, ग्लैन्युलोसा सेल्स ने क्या बनाया, आपकी ग्लैन्युलोसा सेल जो है उसने बनाया ईस्ट्रोजन। उसने क्या बनाया, ईस्ट्रोजन बनाया। ईस्ट्रोजन बनाया। हाँ कि ना? यस सर। पर ईस्ट्रोजन है ये बहुत कम लोगों को पता है। जब एनसीईआरटी में ग्राफ देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल था, तो उसमें हम लोग तो एलएच के साथ साथ एफएसएच और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा भी ओव्यूलेटिव फेज तक इंक्रीज होते हुए दिखती है। अब वो होता क्या है कि जब ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ते रहती है तो ईस्ट्रोजन की मात्रा, ईस्ट्रोजन की बाइफेजिक इफेक्ट होता है, बाइफेजिक इफेक्ट होता है। अब बाय मतलब दो, और फेजेस मतलब दो फेज में होने वाला इफेक्ट, हाँ कि ना? तो इसका बाइफेजिक इफेक्ट होता है किस पे, एलएच पे। किस पे होता है, एलएच पे। हाँ कि ना? यस सर। क्या होता है बेसिकली, जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता तो ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। तो ईस्ट्रोजन जैसे जैसे बॉडी में बढ़ते जाएगा तो एक वो जाता है, फीडबैक जाता है कि एलएच की मात्रा को भी बढ़ाते जाओ। अब जैसे ओव्यूलेशन हो जाएगा, ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो वो बॉडी में एक रिफ्लेक्स जाता है कि यानी फीडबैक जाता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है, जो कॉज करता है एलएच की मात्रा को डिक्रीज करने में। हाँ कि ना? तो क्या दो अलग अलग फेज में एक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सर। टी ओव्यूलेशन से पहले इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो रहा है, पर बता देते ओव्यूलेशन के बाद इंक्रीज होने में डिक्रीज आ रहा है। हाँ कि ना? तो इसी तो बोलते हैं ईस्ट्रोजन का बाइफेजिक इफेक्ट। इसी को बोलते हैं ईस्ट्रोजन का बाइफेजिक इफेक्ट। मैं यहाँ पे एक एक शब्द को पकड़ के समझा रहा हूँ। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है।
अब एक बात समझनी है, अब एक बात समझनी है, हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात समझनी है, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो जो एलएच की मात्रा है, यानी ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होगी, अगर बॉडी में कम है ईस्ट्रोजन तो एलएच भी कम रहेगा, हाँ कि ना? पर प्रोलिफरेटिव फेज में फॉलिकल डेवलपमेंट के दौरान ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती रहती है, इसीलिए और से और ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक जाता है एलएच की मात्रा भी इंक्रीज करने में, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या होता है, अब देखना मैंने क्या बोला, जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो जाता, मतलब ओव्यूलेटिव फेज नहीं आ जाता, तब तक ईस्ट्रोजन की इंक्रीज होने पे प्रोजेस्ट यानी एलएच का भी मात्रा इंक्रीज होते रहता है। तो रैपिडली इंक्रीज होता है टिल 13th डे। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की थी? 28 दिन की, मतलब मान के चल रहे तो 28 दिन से 13th डे तक इंक्रीज होते रहता है। क्या होते रहता है? इंक्रीज होते रहता है, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या होता है बेसिकली समझना है, तो 13 डे तक इंक्रीज होता है, मतलब ओव्यूलेशन का बोला है 14 डे क्या अलाउ, क्या सर ओव्यूलेशन 14 डे क्या अलाउ हो रहा है? तो आंसर है यस। मतलब ये जो लोलिपुलेटिव फेज था ये कितने दिन का था? अगर मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन का था, तो ये 5 से 13 दिन के बीच का होगा, मतलब 5 से 13 दिन का बीच का होगा, मतलब 1 से 28 दिन के बीच में होना है। तो 1 से 5 क्या हुआ मेंस्ट्रुअल फेज, फिर 5 से 5th से 3rd दिन क्या होगा, 5th से 3rd दिन तक क्या, यानी 13th दिन तक क्या होगा, क्या होगा हमारा फॉलिकुलर फेज होगा, हमारा क्या होगा फॉलिकुलर फेज होगा, हाँ कि ना? अब क्या होता है 13th डे में, मतलब ओव्यूलेशन से जस्ट पहले ईस्ट्रोजन की मात्रा अचानक से ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है बहुत ज्यादा, तो एलएच की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और ये अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है एलएच की मात्रा, तो इसे बोलते हैं एलएच सर्ज। इसे क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज, हाँ कि ना? यस सर। अब एलएच का सर्ज आता है, तो मैंने पहले भी बताया था, जब पिछली क्लास में डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल बता रहा था, तो यानी ग्लैपियन फॉलिकल, तो ग्लैपियन फॉलिकल से एलएच ही रिलीज करवाता है कौन? सेकेंडली वो सही, हाँ कि ना? तो जब ये एलएच सर्ज आता है, जब एलएच सर्ज आता है, तब ओव्यूल होता है, मतलब ओव्यूलेटिव फेज होता है। मतलब अगर एलएच सर्ज नहीं आया तो ओव्यूलेटिव फेज नहीं होगा, हाँ कि ना? अब इसे फेज ऑफ ओव्यूलेशन भी बोल सकते हो या ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हो, हाँ कि ना? तो ये क्या रहता है? शॉर्टेज फेज रहता है। ये क्या होता है? शॉर्टेज फेज होता है। अब शॉर्टेज फेज होता है, मतलब सिर्फ ओव्यूलेटरी फेज में होता क्या? ओव्यूलेशन बस हो जाता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो बस एक ही प्रोसेस हो रहा है और वो थोड़े ही समय में हो जाता है, इसीलिए ये शॉर्टेज फेज है। शॉर्टेज फेज है मतलब कितने दिन का है? ये बस एक दिन का है, हाँ कि ना? यस सर, ये बस एक दिन का है। और ये कब होता है? 14th डे। अल्लाह ने महीने की फर्स्ट तारीख से चालू किया था, फर्स्ट डे ऑफ मंथ से। अब हम लोग 14th डे ऑफ मंथ में आ गए हैं। अब हम लोग 14th डे ऑफ मंथ में आ गए हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें क्या होता है कि करीब करीब 9 घंटे तक एलएच सर्ज मेंटेन रहते हैं। अगर 9 घंटे तक एलएच सर्ज बॉडी में मेंटेन रहता है, तब जाते ओव्यूलेशन होता है, तब जाते ओव्यूलेशन होता है, और जो बता देते हैं सेकेंडली oocyte बाहर आता है। अब ये बात याद रखनी है कि ओव्यूलेशन में ओवम बाहर नहीं आता है। अब एनसीईआरटी अपने आप तो सुधार दी है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि सेकेंडली oocyte बाहर आता है। क्या बाहर आता है? सेकेंडली oocyte बाहर आता है ओवली के। अब क्या होता है इस समय, बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा हुआ रहता है फीमेल की बॉडी का, जब वो 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब इस समय क्या होता है, जो ये अलग सी बात है, मैं जो पढ़ रहा था बुक तो मुझे पता चली, इधर उधर की बुक पढ़ रहा था और बायोलॉजी थी, कि इस समय एक अर्ज आता है कॉपुलेशन का, सेक्सुअल एक्ट का, इस समय हल्का सा एक अर्ज आता है फीमेल को, समझ में आया? ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं कि अगर हम लोग तो दे दिया कि मैं इसके अब बस इतनी सी बात की थी। शॉर्टेज पेज है, 14th डे में होता है, 9 घंटे का करीब करीब एलएच सेल जो मेंटेन रहता है, तब जाते ग्रेफियन फॉलिकल लेक्चर होता है और ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन में कौन रिलीज होता है? सेकेंडली oocyte रिलीज होता है। अब इसमें क्या होता है 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस
बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ रहता है। फिर मैंने इसमें एक और बात बता दी थी, इस समय कलम हल्का सा अर्ल जाता है फीमेल को, बायोलॉजिकली अर्ल जाता है, बता देते हैं नेचुरल अर्ल जाता है कॉपुलेशन द सेक्सुअल एक्ट था। हाँ कि ना? यस सर। अब अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एम दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल में एम दिन होती है, और मैं बोल दूं कि अब बताओ ओव्यूलेटरी फेज किस दिन आएगा, बोल देता हूँ कि 27 दिन में एक जन में ओव्यूलेशन हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा यानी एक महीने की फर्स्ट तारीख से, 1 मई से 27 मई के बीच में बता देते हो ओव्यूलेशन होगा। हाँ कि ना? और यानी 27 तारीख तक में पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार हो जाएगी। अब मैं बोलूंगा कि इसमें ओव्यूलेशन कब होगा बताओ, तो मैं क्या कर लूंगा, इसे माइनस कर दूंगा 14 से। इसे किससे माइनस कर दूंगा? 14 से। हाँ कि ना? तो ये 14th डे में आ रही है, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा कि किस दिन आएगी। तो 27 माइनस, टोटल में कितने दिन है? 27, तो 27 माइनस 14। हाँ कि ना? 27 माइनस 14। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? तो इस दिन मुझे पता चल जाएगा, इस दिन मुझे पता चल जाएगा कि कौन से दिन ओव्यूलेशन होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कौन से दिन ओव्यूलेशन होगा। हाँ कि ना? यस सर। मान लेते हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है आफ्टर एवरी, रिपीट होती है आफ्टर एवरी बता देते हैं 50th डे। हाँ कि ना? आफ्टर एवरी 50 डे रिपीट होती है, तो उसमें ओव्यूलेशन का कौन सा दिन रहेगा? तो 50 माइनस 14 कर देंगे, तो उसमें किस दिन रिलीज होगा? हाँ कि ना? तो उसमें किस दिन रिलीज होगा? तो 36th डे में ओव्यूलेशन होगा, 36th डे ओव्यूलेशन होगा। हाँ कि ना? यस सर। फिर अगर मैं पूछ दूं, अब अगर मैं पूछ दूं कि बता देते हैं किसी में 32 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, तो माइनस कर लूँ 14 करूंगा, और किस दिन होगा? 16वें दिन हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन, यानी ओव्यूलेशन हो जाएगा। हाँ कि ना? तो ये मैटर नहीं करता कि आपका कितने दिन बता देते मेंस्ट्रुअल फेज चल है, फॉलिकुलर फेज चल है, हमेशा ओव्यूलेशन 14th डे में होगा। हाँ कि ना? ये बात याद रखनी है। हाँ कि ना? यस सर। अब ओव्यूलेशन के बाद क्या आता है? ओव्यूलेशन के बाद क्या आता है? ओव्यूलेशन के बाद आता है ल्यूटियल फेज, क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन गया रहता है। हाँ कि ना? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज बोलते हैं। यस सर। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या कलर रहता है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कलर रहता है, इसीलिए इसे सेक्रेटरी फेज भी बोला जाता है। इसे सेक्रेटरी फेज भी बोला जाता है, क्योंकि इस समय ओवली से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा रहता है। अब ये ओव्यूलेशन के बाद आया, ओव्यूलेटिव फेज के बाद आया, तो इसे पोस्ट ओव्यूलेटिव फेज भी बोला जा सकता है। इसे क्या बोला जा सकता है? पोस्ट ओव्यूलेटिव फेज भी बोला जा सकता है। तो ये ओव्यूलेटिव फेज के जस्ट बाद आया है। हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात और याद रखनी है कि ये बता देते हैं ये कितने दिनों का होता है? ये 14 दिन का होता है। ये जो चीज है ये हमेशा 14 दिन की होगी, ये हमेशा कितने दिन की होगी? 14 दिन की होगी। तो जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की, तो ये 14 दिन क्या होगा? 14 दिन हमेशा किसके होंगे? ल्यूटियर फेज से। ल्यूटियर फेज 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए तो 50 में मैं बोल रहा हूँ कि कब रिलीज होगा? तो 36 दिन। मतलब अगर एक मई से अगर मैं 20 जून तक मान रहा हूँ, यानी 19 जून तक जो टोटल में 20 दिन है, तो उसके 36 डे मतलब 5 जून को ओव्यूलेशन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 14 वाला फिगर कहाँ से आया? ये आता है आपके इससे, ल्यूटियर फेज से। ये किससे आता है? ल्यूटियर फेज। तो ल्यूटियर फेज हमेशा किससे होता है? 14 दिनों का ही होता है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो लपचल कॉर्पस ल्यूटियम है, यानी लपचल ग्लैपिन फॉलिकल है, वो क्या बना लेता है? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है। हाँ कि ना? यस सर। अब कॉर्पस ल्यूटियम में क्या कौन से सेल्स लेते हैं? ल्यूटियल सेल्स। कौन से लेते हैं? ल्यूटियल सेल्स। कौन से सेल्स लेते हैं? ल्यूटियल सेल्स लेते हैं। हाँ कि ना? जिनमें कौन सा वो लेता है? पिगमेंट। मैंने पहले भी बताया था, ल्यूटीन पिगमेंट लेता है, जो क्या करते हैं, ये पिगमेंट येलो कलर प्रोवाइड करता है। इसलिए ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या लेता है? येलो कलर लेता है। तो ये येलो कलर प्रोवाइड करते हैं टू कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ कि ना? यस सर। अब इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट हुआ, फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज। अब ये बात याद रखनी है कि कॉर्पस ल्यूटियम मेनली क्या बनाता है? मेनली प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। क्या बनाता है? मेनली
प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, उसे बनाता तो ईस्ट्रोजन है, पर उसे मेंटेन के कौन लेता है? प्रोजेस्टेरॉन, हाँ कि ना? और थोड़े से अमाउंट में, छोटे से अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी बनाता है, और क्या बनाता है? और बनाता है आपका विलेक्सिन। क्या बनाता है? विलेक्सिन भी बनाता है, विलेक्सिन। और तब बनाता है इनिबिन भी बनाता है। क्या बनाता है? इनहिबिन भी बनाता है। अब ये इनिबिन क्या है सर? विलेक्सिन क्या है? ये तो अभी समझने की बात नहीं है, पर आप समझ सकते हैं, ये एनसीईआरटी में दिए हुए भी नहीं है इनके फंक्शन, पर समझाने के लिए समझा दे रहा हूँ, तो जब आप तो समझा हुआ रहेगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। विलेक्सिन जो है, विलेक्सिन जो है, ये क्या होता है? जब आप बता देते हैं, बच्चे का डेवलप, बच्चा पूरा डेवलप हो गया रहता है, बच्चा पूरा डेवलप हो गया रहता है, तो क्या होता है? वो बल्क कैनाल के थ्रू बाहर आ रहा रहता है, और जो बल्क कैनाल है वो पेल्विक बोन से पास हो नहीं रहती है। तो क्या होता है? पेल्विक बोन तो वाइड होना पड़ता है, पेल्विक बोन तो वाइड होना पड़ता है। तो ये विलेक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जो पेल्विक बोन को वाइड करता है, जिससे बल्क कैनाल मोटी होके उससे बच्चा बाहर आ पाता है। यस सर। अब इनिबिन क्या करता है? मेल्स में इनिबिन क्या कर लेता है? एफएसएच की ओवर एक्टिविटी को रोकता है। तो ये जो इनिबिन है, ये भी एफएसएच की ओवर एक्टिविटी को रोकता है, क्योंकि जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक प्रोजेस्टेरॉन बन ही रहा है, और उस समय इम्प्लांटेशन होने के चांसेस है, हाँ कि ना? तो और कोई अंडा बन के ना निकल आए, हाँ जी ना? इसीलिए इनिबिन रिलीज करता है जो एफएसएच की मात्रा को रोकता है, और एफएसएच रिलीज नहीं होता, इसीलिए आगे कोई और सा अंडा निकल के नहीं आता, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है, वो किस दिन दिखाता है अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी? तो वो 22 से 23rd दिन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड दिखाता है अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी। अपनी 22 से 23rd दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल से दिखाता है अपनी बता देते हैं मेंस्ट्रुअल अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी। इस दिन क्या दिखता है? मैक्सिमम एक्टिविटी किसकी? कॉर्पस ल्यूटियम की, हाँ कि ना? यस सर। इस दिन क्या दिखता है? मैक्सिमम एक्टिविटी कॉर्पस ल्यूटियम की। यस सर। अब एक बात और ध्यान रखनी है, एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते रख रहे हैं, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक दोहरा मापदंड है कि एलएच क्या कर रहा है? एलएच जब तक बनेगा तब तक क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। एलएच किसे मेंटेन करते रखा है? कॉर्पस ल्यूटियम तो। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन, हाँ कि ना? और प्रोजेस्टेरॉन है वो एलएच की मात्रा है तो घटाते रहते हैं, मतलब जो इसे मेंटेन करते रखा है, ये उसी के पेट में खंजर घोंपते रहते हैं, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो 22 से 23rd दिन अपना मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा के 28th डे तक ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट हो जाता है और एक व्हाइट कलर बॉडी बना लेता है जिसका नाम है कॉर्पस एल्बिकन, जिसका नाम है कॉर्पस एल्बिकन, हाँ कि ना? ये कॉर्पस एल्बिकन क्या लेती है? व्हाइट कलर बॉडी, हाँ कि ना? यस सर। अब अगर कॉर्पस यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं होता, तो उस समय फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब इम्प्लांटेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं बोला 100% चांसेस क्यों नहीं है? तो कई बार नहीं हो पाता, कई बार इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, हाँ कि ना? तो इसी नाम से इम्प्लांटेशन हो पाए, इसीलिए एंडोमेट्रियम तो मेंटेन करते रखने की जरूरत है, एंडोमेट्रियम तो मेंटेन करते रखने की जरूरत है, हाँ कि ना? यस सर। और वो कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन करेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन कौन बना रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम तो मेंटेन करते रखा जाता है, ठीक है, जब तक जो प्लेसेंटा नहीं बन जाता, और प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन बनाने का काम अपने हाथों में नहीं ले लेता, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर। ठीक है। तो यहीं पे बस खत्म होता है, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या होगा इसके बाद? 28 डे में तो कॉर्पस ल्यूटियम पूरा डीजनरेट कर गया, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा पूरी घट गई है, तो अब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। सिंपल सी बात है यार, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद क्या होगा, हाँ कि ना? यस सर। इसके बाद क्या होगा सब तो पता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। इन मैमेलियन फीमेल मैमल्स की फीमेल में जो साइक्लिक चेंजेस हैं यूट्रस और ओवरी में होते हैं वो रिप्रोडक्टिव साइकिल कहलाती है। हाँ कि ना? ड्यूरिंग दी ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव साइकिल का जिक्र तो कर दिया पर बताया नहीं है इसके दो टाइप, मैंने बता दी ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर क्या बोला? ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 to 29 डेज इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल में 28 से 29 दिन के बीच में ये होती 28 से 29 दिन तक ये होती है। हाँ कि ना? Yes, sir. Is if a lead color fluid comes out during reproductive cycle, it is called menstrual cycle. अगर लेड कलर फ्लूइड बाहर आ ले रिप्रोडक्टिव साइकिल में तो वो कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ कि ना? मतलब अगर लाल कलर का फ्लूइड नहीं आ रहा है तो वो ईस्टर साइकिल होगा। हाँ कि ना? यस सर। जो किसमें होती है? प्लाइमेस और ह्यूमन एप्स और मंकी में, मतलब न्यू यानी ओल्ड वर्ल्ड मंकी में। ये कौन होते हैं? ये होते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जिनके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तादे दे हैं एनसीईआरटी में। हाँ कि ना? यस सर। अब ये चीज जो है ये मैंने लेड फ्लूइड और अभी पढ़ेंगे आगे नो फ्लूइड। तो अभी एक आता है इफ नो फ्लूइड कम्स आउट ड्यूरिंग दिस लिपोडक्टिव साइकिल देन द लिपोडक्टिव साइकिल इज ईस्टर साइकिल। कि अगर कोई फ्लूइड नहीं निकल रहा तब वो ईस्टर साइकिल कहलाती है, जो नॉन प्लाइमेस में होती है, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया। हाँ कि ना? यस सर। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सभी में हो रही है, सभी मैमिलियंस में हो रही है, कुछ में ईस्टस हो रही है, कुछ में वो हो रही है, कौन सी हो रही है? मेंस्ट्रुअल हो रही है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। मेंस्ट्रुअल में क्या होता है? रेड कलर का फ्लूइड ब्लड बाहर आता है, पर ईस्टस में कोई फ्लूइड बाहर नहीं आता। हाँ कि ना? यस सर। अब स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन अराउंड प्यूबर्टी में होता है, मतलब 12 से 13 ईयर्स के अराउंड, और इसे बोलते हैं मेनार्क। और जो परमानेंट स्टॉपेज है, मतलब कि पूरी तरीके से मेंस्ट्रुएशन कब रुकेगा? जब ऑल गैलेपियन फॉलिकल नहीं बचेंगे। जब गैलेपियन फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो यूट्रस वापस से यानी ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा, ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो यूट्रस ग्लोन निकलेगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बन रहा होगा तो मेंटेन भी नहीं रहेगा और टूटेगा भी नहीं। मतलब जब पूरे फॉलिकल्स खत्म हो गए रहते हैं, और वो अराउंड कितने ईयर्स तक होते हैं? ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तो वेलाई कर सकते हैं, कहीं में 45 और कहीं में 50। हाँ कि ना? यस सर। इसे बोलते हैं मेनोपॉज, इसे बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेनार क्या है? मैं इस साल क्वेश्चन भी आया था नीट 2025 में कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेनार। और स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेनोपॉज। क्या है? मेनोपॉज। हाँ कि ना? यस सर। अब मैंने एक और बात बताई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल तब होती है, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग तब होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। हाँ कि ना? यस सर। मतलब फर्टिलाइज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ लेट है, आपकी साइकिल लेट है, आपकी साइकिल नहीं आई, आपके पीरियड्स नहीं आए, इसका मतलब ये है कि आप में फर्टिलाइजेशन हुआ है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर आप लिपोडक्टिवली एक्टिव लेंगे तो, अगर आप लिपोडक्टिवली एक्टिव नहीं है तो आप में ये हो सकता है कि आपको वो ख्याल ना आते, सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि आप में कुछ हार्मोन्स का डिसबैलेंस हुआ है। तो ये पूरी जो साइकिल है ये किससे गाइडेड है? ये गाइडेड है बाय हार्मोन्स। तो अगर हार्मोन्स का डिसबैलेंस होगा तो साइकिल के ड्यूरेशन में भी डिसबैलेंस होगा। पर अगर आप लिपोडक्टिवली एक्टिव हैं और आप अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन करते हैं, तो अगर आप में आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन में प्रॉब्लम है, जब आने थे नहीं आए, इसका मतलब आप में फर्टिलाइजेशन हुआ है, आप में इम्प्लांटेशन भी हो सकता है, आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब मेनार्क से मेनोपॉज तक क्या होता है? मेनार्क क्या होता है? बेसिकली स्टार्टिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो 12 से 13 अराउंड की एज की महिलाओं बोल रहा था, लड़कियों में हो जाता है चालू। हाँ कि ना? यस सर। अब रिप्रोडक्टिव पीरियड, जिस समय तक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, जिस समय तक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, जब तब मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट कर रही है, मतलब फॉलिकल्स उसमें है, उनमें सेकेंडली उस एक डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, इसीलिए उसे रिप्रोडक्टिव पीरियड बोला जाता है जब तक मेंस्ट्रुएशन हो रही है। अब जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है 50 से 55 से 45 से 55 बोल सकते हो, या एवरेज में 50 ले सकते हो, उस पीरियड तो बोलते हैं मेनोपॉज, जहाँ पे परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है, पूरी तरीके से कौन रुक जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। ये एवरेज में कितने दिनों की कितने समय में होती है? मतलब 50 साल की जो महिला होती है उसमें एवरेज में लुक जाती है, कुछ में 55 में लुकती है, कुछ में 45 में लुकती है, कुछ में 48 में लुकेगी, कुछ में 52 में लुकेगी।
पर ये जो 50 के अराउंड वाले एरिया ये ईयर्स है, इन्हीं में रुक जाती है। कुछ में 30 में रुक सकती है एबनॉर्मल केसेस में, पर जो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जो रहता है वो 50 के साल तक का रहता है। हाँ कि ना? यस सर। अब ये जो बात है कि मेंस्ट्रुएशन तो रुक जाना, फॉलिकल्स पूरे खत्म हो जाना, आगे रिप्रोड्यूस ना कर पाना, आगे बच्चे पैदा ना कर पाना, ये फीमेल्स में हम लोग बात की, मेल्स में बात नहीं की। हाँ कि ना? तो मेल जो है वो पूरी अपनी जिंदगी भर बच्चे पैदा कर सकते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब आता है हार्मोनल रेगुलेशन पाथवे। हार्मोनल रेगुलेशन पाथवे, हाँ कि ना? ये चलती हार्मोन्स का रेगुलेशन किया जाता है। किस तरीके से हार्मोन रेगुलेट होते हैं? तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, जो एक्ट करता है पिट्यूटरी और ग्लैंड पे, और रिलीज करवाता है, और रिलीज करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच, जो क्या है गोनाडोट्रोपिन। हाँ कि ना? यस सर। अब ये इंड्यूस करते किस में चेंजेस? ओवरी में। और ओवरी क्या रिलीज करवाते हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो चेंज करते हैं, इंड्यूस करते हैं चेंज इन यूट्रस। मतलब यहाँ से भी हम लोग वो चीज याद रख सकते हैं कि जो पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं वो ओवरी के ऊपर काम कर लें, और ओवरी के जो हॉर्मोन्स हैं वो यूट्रस के ऊपर काम कर लें। ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी के हार्मोन उठ के यूट्रस के ऊपर काम करने लगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ओ पिट्यूटरी के हार्मोन पहले ओवरी पे काम करेंगे, और ओवरी के हार्मोन्स किस पे काम करेंगे? यूट्रस पे काम करेंगे। अब ह्यूमन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 3 पेज बोल दिया है, पर असल में यहाँ पे असल में क्या बोलता है कई बार कई टीचर लोग के नोट्स में ये होता है कि यहाँ, इसीलिए मैं भी यहाँ पे वैसे ही लिखा हूँ कि यहाँ पे ओव्यूलेटिव फेज को फॉलिक्यूलर फेज के अंदर ही माना जा लिया जाता है। आखिर ना? यस सर। तो इसमें क्या होता है? पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन, जिसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। तो इसमें ब्लीडिंग होती है, 3 से 5 दिन तक होती है, और ब्रेक डाउन होता है एंडोमेट्रियम का। अब दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, जो होता है प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या रहता है? ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, और यूट्रस में रीजनरेशन होता है एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम नॉर्मल स्टेज में प्रेजेंट थी, वो और ज्यादा डेवलप होती है। अब फिर क्या होता है? ओव्यूलेटिव फेज, जो क्या रिलीज करवाता है? जो रिलीज करवाता है क्या? ओव्यूलेशन होता है जिसमें। फिर आता है सिक्लिटरी फेज या ल्यूटियम फेज बोल सकते हो। इसमें ओवरी क्या वर्क करती है? कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है, और यूट्रस में क्या होता है? ग्लैंड्यूलर नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम सेल क्या होता है? बढ़ जाता है, वो और ज्यादा ग्लैंड्यूलर हो जाता है, उनमें ग्लैंड्यूलर सेल का डेवलपमेंट होता है। वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं। अब फिर क्या होता है? फिर इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज और हार्मोनल ओवेरियन एंड यूटेराइन स्टेजेस, कि हार्मोन में कैसे चेंज आ रहे हैं, ओवेरीज में कैसे चेंज आ रहे हैं, और यूटेरस में कैसे चेंज आ रहे हैं, उस चीज के बारे में। तो इसका ये चार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे मार्क कर लेना, बना लेना है, पॉज करते, ठीक है। अब फेज क्या है? पहला फेज आता है मेंस्ट्रुएशन फेज या ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एफएसएच और एलएच का मात्रा है वो कम रहता है। हाँ कि ना? ओवेलियन चेंजेस क्या होते हैं? स्टार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, जी इसमें प्राइमरी फॉलिकल अपना डेवलप होना चालू हो जाते हैं, मतलब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होना चालू हो जाते हैं, मतलब अपना जो डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड था उससे बाहर आ जाता है। फिर ओवेलियन हार्मोन क्या लेते हैं? यहाँ पे ओवेलियन हार्मोन में ईस्ट्रोजन की भी मात्रा कम लेती है, और प्रोजेस्टेरॉन की भी मात्रा कम लेती है। यूथलस में क्या आता है? इसमें ये एंडोमेट्रियम की ब्रेक डाउन होती है, ब्लड वेसल्स की भी ब्रेक डाउन होती है, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, पीरियड में ब्लीडिंग होती है, जो बाहर आती है थ्रू वेजाइना। हाँ कि ना? यस सर। अब दूसरा फेज क्या आता है? फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज या ईस्ट्रोजेनिक फेज बोल सकते हो। इसमें क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन क्या होते हैं? उनकी मात्रा बढ़ती है, और ओवरीज में क्या चेंज आते हैं कि ग्लैवियन फॉलिकल पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया रहता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लैवियन फॉलिकल में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ ग्लैवियन फॉलिकल वाली पूरी प्रोसेस मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाता है, जो सिक्रीट करते रहते हैं, जिसके सेल सिक्रीट करते रहते हैं ईस्ट्रोजन के हार्मोन। हाँ कि ना? तो ईस्ट्रोजन अगर सिक्रीट हो रहा है तो जो ओवेरियन हार्मोन की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। हाँ कि ना? हाई हो जाता है लेवल। और यूथलस में क्या चेंजेस आते हैं? एंडोमेट्रियम जो है वो थिक हो जाती है, उसमें प्रोलिफरेशन होता है, रीजनरेशन होता है। अब तीसरा जो फेज है वो होता है ओव्यूलेशन, जो 14th डे पे होता है। हाँ कि ना? जो या तो मेंस्ट्रुअल फेज के मिडिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में इंक्लूड कर लिया जाता है, या एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज में इंक्लूड कर लिया जाता है।
अब इसमें क्या होता है, एफएसएच की मात्रा बहुत ज्यादा हाई लेती है और एलएच की मात्रा तो अति ज्यादा हाई लेती है, इसीलिए एलएच की यहाँ पे क्या आती है, सर्ज आती है। हाँ कि ना, ये सर। और ओवलिस में क्या चेंजेस आते हैं, मचियो ग्लेपियन फॉलिकल क्या होता है, लपचल होता है ड्यू टू एलएच सर्ज। एलएच सर्ज कितने घंटों का चाहिए रहता है, उसे 9 घंटों का एटलीस्ट एलएच सर्ज चाहिए रहता है। हाँ कि ना। और जिससे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम का रिलीज हो जाता है। और ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हाई लेती है इस समय। हाँ कि ना, तो दी ईस्ट्रोजन ही इंक्रीज करवाती है एलएच सर्ज में। हाँ कि ना, करवाती है एलएच सर्ज। अब ये यूथलस में क्या चेंजेस आते हैं, इसमें थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम भी बढ़ जाती है बहुत। हाँ कि ना, यस सर, बहुत ज्यादा लेती है इस समय। अब आते ल्यूटिया फेज और इनिशियल स्टेज बोल सकते हो कि इसमें एफएसएच और एलएच की मात्रा ठीक ठाक रहती है, ज्यादा हाई नहीं रहती। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है ओवलीज में, और ओवेरियन हार्मोन जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट तो होते रहते हैं। अब इसमें जो एंडोमेटियम की लाइनिन है वो थोड़ी ही थिक होती है, सिर्फ इसमें इसकी जो ग्लैंडुलर सेल्स या सिक्रीटरी सेल्स की जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा हो जाती है। और इसमें वेस्क्यूलेटिलिटी ऑफ एंडोमेटियम भी होती है, मतलब वेसल्स की डेवलपमेंट भी अच्छी खासी हो जाती है। हाँ कि ना, ये सर। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद आता है ल्यूटिया फेज जो होता है लार्ज स्टेज। ल्यूटिया फेज का ये इनिशियल स्टेज, ल्यूटिया फेज के एंड में यानी ल्यूटिया फेज अराउंड 14 डे चलता है, तो इस इनिशियल डेज में क्या होता है और लास्ट डे में क्या होता है कि एफएसएच और एलएच की मात्रा बहुत ज्यादा घट जाती है। और ओविलियन चेंजेस में क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का और कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की भी मात्रा बहुत कम रहती है। हाँ कि ना। और ये यूटेलाइन चेंजेस होते हैं नॉट स्पेसिफाइड इन यूटेलाइन चेंजेस, क्या होता है बेसिकली डी जनरेट होने थे वो तैयारी में लेते हैं। हाँ कि ना, ये सेल तैयारी में लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडिकेट कर सकती है प्रेगनेंसी को। मैंने बोला कि अगर आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं तभी वो प्रेगनेंसी को डिनोट करेगी, वरना जनरली वो किसे डिनोट करेगी, वो डिनोट करती है आप में अगर आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है तो ओवली यानी हार्मोन्स में चेंजेस, हार्मोन्स का डिसबैलेंस है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इवन इंडिकेट करती है पुअर हेल्थ को स्टेलेस तो। हाँ कि ना, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, ईस्ट्रोजन की मात्रा भले ही रहती है और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा भले ही रहती है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एफएसएच की मात्रा तो कम करवा देता है और ईस्ट्रोजन एलएच की मात्रा को कम करवा देता है, इसीलिए कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। अब लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है, बेसिकली समझने की बात है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो क्या होता है कि जो वो है, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो वो कुछ इनिशियल मंथ तक अपने मदर के ब्लेड से मिल्क फीड करता है। तो उस समय मिल्क जो प्रोड्यूसिंग हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है। हाँ कि ना। अब ये बात देखी गई है कि जो प्रोलैक्टिन है जब ये ज्यादा रहता है तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपका जो वो लेता है एलएच और एफएसएच की मात्रा को ज्यादा नहीं बनने देता। एफएसएच और एलएच की मात्रा को ज्यादा बनने नहीं देता, कम रखे लेता है। हाँ कि ना, नेगेटिव फीडबैक देके लेता है अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत ज्यादा है तो। हाँ कि ना, जिसके कारण क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता, जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता, यानी जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन क्या नहीं होता, प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा है तो मिल्क का प्रोडक्शन होगा। एफएचएच और एलएच की मात्रा लो होने के नाम से मेंस्ट्रुएशन नहीं होती इनिशियल डेज तक। ये अराउंड 6 मंथ तक होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। हाँ कि ना, मतलब कि बर्थ देने के 6 महीने बाद तक कोई मेंस्ट्रुएशन एक फीमेल बॉडी में नहीं होती, कोई एक मेंस्ट्रुएशन फीमेल बॉडी में नहीं होती। हाँ कि ना, ये सर, कोई मेंस्ट्रुएशन फीमेल बॉडी में नहीं होती। हाँ कि ना, यस सर, नहीं होती। समझ में आया, ठीक है। ये सब समझ में आई कि तादाद मेंस्ट्रुएशन फीमेल बॉडी में नहीं होती, ठीक है। फिलहाल लोग तोले से कम है इससे तादाद मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, वो तो हद हैवी हो जाएंगे टर्म, अगले ही क्लास में करेंगे, उसका चार्ट भी ले आऊंगा, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि अ, ये चीज इधर बोलूंगी, चलो रहने देता हूँ, कल ही देखेंगे फिर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या हो रहा है, ये बात याद रखना कि लैक्टेशन हो रहा है मतलब मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही, बस ये याद रखना, ठीक है। अराउंड 6 मंथ तक होता है जब तक इंटेंस लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन तो उसके बाद भी बहुत चलता है, लैक्टे मिल्क प्रोड्यूस होते रहते हैं, पर इंटेंस अमाउंट ऑफ ही मिल्क जो है वो 6 महीने तक बनता रहता है। हाँ कि ना,
यस सर। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं बस।